नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल चले लाइव आपको दिखाते हैं तस्वीरें। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है। ये संबोधित कर रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीएम। पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकार से उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। साथियों, खेती में नए समाधान, नए विकल्प देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना ऐसा ही प्रयास है। इस प्रकार की फसलों में लागत भी कम है, ये मिट्टी और इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। थोड़ी देर पहले इस प्रकार की खेती में जुड़े देश भर के कुछ किसानों से मेरी बातचीत भी हुई है। उनके हौसले, उनके अनुभवों को जानकर मैं बहुत उत्साहित हूं। आज गंगा जी के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वो जो खेत में उपयोग किया गया केमिकल है, बारिश के समय जो पानी बह करके गंगा जी में न चला जाए और गंगा जी प्रदूषित न हो, इसलिए गंगा जी के दोनों तट के 5-5 किलोमीटर करीब करीब ये जैविक उत्पादक को विशेष बल दिया जा रहा है। ये जैविक उत्पाद नमामि गंगे के ब्रांड के साथ बाजार में उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को, उसको भी व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल। चलो आगे बढ़ते हैं। अजमेर से बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इन हालातों में फिलहाल कोई परीक्षा नहीं। ये बड़ा बयान है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली का। वो कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के इन हालातों में फिलहाल कोई परीक्षा नहीं। हालात सामान्य होने के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी सेपरेट। जून के अंतिम सप्ताह में बनाई जाएगी रणनीति। हालात सामान्य होने पर परीक्षा के लिए रणनीति बनाई जाएगी। डॉक्टर जारोली ने सरकार से भी मांग की है, शिक्षकों को भी कोरोना वॉरियर्स के तर्ज पर टीके लगाए जाएं। टीका लगाने के लिए बोर्ड वहन कर सकता है शुल्क, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो डीपी जारोली ने साफ तौर से कह दिया है कि कोरोना के हालात बहुत विकट होते जा रहे हैं। ऐसे में परीक्षाएं कराना सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। परीक्षाएं बाद में होंगी। हालात सामान्य जब हो जाएंगे उसके बाद अलग अलग 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की जाएगी। ये बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी कदम है। लगातार यही मांग भी की जा रही थी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए फिलहाल परीक्षाएं ना हो, और अब डीपी जारोली का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण बहुत भयानक रूप अख्तियार कर चुका है। ऐसे में फिलहाल इन हालातों में परीक्षा ना ही कराएं तो बेहतर है। अगर हालात सामान्य होते हैं तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सेपरेट हो जाएंगी। और खबर ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि जून के अंतिम सप्ताह में कोई रणनीति बनाई जाएगी, कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, जिसके जरिए बच्चों को सुरक्षित परीक्षा किस तरीके से दिलवानी है, इस पर बातचीत होगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा कि आखिर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कब होनी है।
हालात सामान्य होने पर परीक्षा के लिए रणनीति बनेगी, ये साफ तौर से उन्होंने कह दिया है। लेकिन हालात कब सामान्य होंगे, बड़ी बात भी ये है, बड़ा सवाल भी ये है, क्योंकि लगातार अभी कोविड की तीसरी वेव की आशंका भी जाहिर कर दी गई है। संकेत मिल चुके हैं कि दूसरी वेब है, तीसरी वेब आनी है। फिलहाल कोई स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ये बड़ी खबर है। वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। इसी पर अजमेर से मेरे सहयोगी कौशल जैन जुड़ चुके हैं। कौशल, डीपी जरौली ये कह रहे हैं कि अभी कोविड के चलते परीक्षा कराना ठीक नहीं है और जब सामान्य होगी स्थितियां उसके बाद सोचेंगे, क्या कुछ कहा? और जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से संक्रमण का दौर चल रहा है, आज जीवन बचाना जो है वो पहली प्राथमिकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर डीपी जालोरी जो बोर्ड के चेयरमैन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि फिलहाल जो परीक्षाएं उनके आयोजन को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो स्थिति स्पष्ट है कि फिलहाल कोई बोर्ड की परीक्षा वगैरह नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में जब कोरोना की महामारी का जो संक्रमण का दौर है थोड़ा हल्का पड़ेगा, उसके बाद एक रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद ही जो टाइम टेबल्स वगैरह है 10वीं और 12वीं के वो बनाए जाएंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और ये भी कही, ये भी बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो पहले सामान्य तौर पर एक साथ ली जाती थी, जैसे सुबह 10वीं का परीक्षा है तो दोपहर बाद 12वीं की परीक्षा होती थी, वो इस बार नहीं होगा। उसके अंदर चेंज किया है और इस बार सेपरेट करने वाली बात जो है वो सामने आई है कि परीक्षाओं का जो आयोजन होगा वो सेपरेट होगा। तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जैसे ही ये जो संकेत दिए हैं जून के अंतिम सप्ताह के अंदर एक रणनीति बनाने का, तो निश्चित रूप से कि जून के अंतिम सप्ताह में जब रणनीति बनेगी तो इसके ऊपर टाइम टेबल सेट होगा, इसके ऊपर और जो दूसरे जो मुख्य बिंदु हैं, जो बहुत बड़े इनके ऊपर सबके ऊपर विचार किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है, अनुमान ये रहेगा कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो लगभग जुलाई के आसपास में ही जाने की जो स्थिति वो बन रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये भी कहना है कि फिलहाल जो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो मानव को बचाना है, कोविड से लोगों की जीवन बचाना है। जी बिल्कुल कौशल, जिंदगी सर्वोपरि है और इसी को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद भी जारी है। इसी फहरिस्त में अब जून के अंतिम सप्ताह में मंथन होगा, उसके बाद जुलाई तक को एग्जाम हो सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और पूरी अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष सिर्फ एक बात करे। हाल ही विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को लिखी थी चिट्ठी, सेंट्रल विस्टा मुद्दे का जन सरोकार के बजाय राजनीतिकरण। 12 विपक्षी पार्टियों के मुद्दे में सेंट्रल विस्टा प्रमुख तौर पर शामिल, लेकिन इस समय कोरोना के मुद्दे को भुनाने से भटका विपक्ष। अब सेंट्रल विस्टा वाले मुद्दे को उठाया गया विपक्षी नेताओं की तरफ से। अब ये लग रहा है, तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस समय कोरोना के मुद्दे को भुनाने से विपक्ष भटका। 35,000 करोड़ के वैक्सीनेशन मुद्दे को छोड़ सेंट्रल विस्टा में अटका हुआ है विपक्ष। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? विपक्ष भटक गया है अपने मेन रास्ते से, मेन मुद्दे से, ये भी कहा जा रहा है। सिर्फ एक बात विपक्ष करे। हाल ही विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा विपक्षी तमाम बड़े लीडर्स ने एक चिट्ठी लिखी थी संयुक्त रूप से केंद्र सरकार को। सेंट्रल विस्टा के मुद्दे को लेकर कई सवाल पूछे गए थे। सेंट्रल विस्टा मुद्दे का जन सरोकार के बजाय राजनीतिकरण और 12 विपक्षी पार्टियों के मुद्दे में सेंट्रल विस्टा प्रमुख तौर पर शामिल रहा। लेकिन इस समय कोविड सबसे बड़ा मुद्दा सभी के लिए होना चाहिए, वो सरकार हो या फिर विपक्षी दल हो, सभी के लिए कोविड सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन अब मुद्दे से भटकता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। इस हालात में, इस वक्त में कोविड सबसे बड़ा मुद्दा हर विपक्षी दल के लिए होना चाहिए था, लेकिन उससे भटककर अब सेंट्रल विस्टा पर विपक्ष अटक गया है। 35,000 करोड़ के वैक्सीनेशन मुद्दे को छोड़ सेंट्रल विस्टा में अटका विपक्ष। अब इसको लेकर भी विपक्ष की किरकिरी हालांकि हो रही है। ये कहा भी जा रहा है जब कोविड से देश त्रस्त है, देश के हालात बद से बदतर है, अलग अलग राज्यों की, भले ही वो राज्य बीजेपी शासित हो या फिर कांग्रेस शासित हो, वहां पर हालात, दयनीय स्थिति वहां पर हो गई है, हालात कंट्रोल से बाहर है। लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्षी दल हैं उन हालातों पर फोकस करने के बजाय, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बजाय सेंट्रल विस्टा के मुद्दे को खींच कर लेकर आ रहा है। इसको लेकर भी साफ तौर से कहा गया, जो कि गलत है और कोविड सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। मुद्दे से भटक गई है, बेपटरी हो गई है विपक्षी पार्टियां, ये साफ तौर से कहा जा रहा है। कोविड संकट के समय काम आ रही सरकार के पीआर। कोविड संकट के समय काम आ रही सरकार के पीआर। सरकार के सभी विभाग जुटे उपलब्धियों को बखान करने में। सरकार के सभी जो विभाग हैं वो उपलब्धियों का बखान करने में लगातार जुटे हैं। कुछ ऐसा ही सामने आया ऑक्सीजन की रेलवे ढुलाई में भी।
और कुछ ऐसा ही सामने आया वायुसेना की ऑक्सीजन ढुलाई में भी। अब ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। कोविड संकट के समय काम आ रही सरकार की पीआर, इसलिए हम क्यों कह रहे पूरी खबर समझिए। सरकार के सभी विभाग उपलब्धियों का बखान करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त कोविड से निपटने के लिए रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के जितने भी विभाग हैं वो उपलब्धियों का बखान करने में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं किसान सम्मान निधि को लेकर। किसानों को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। काम कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हो, लैब में काम करने वाले सज्जन हो, सैंपल कलेक्ट करने वाले लोग हो, एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हुए हैं। आज देश में जरूरी दवाइयों की आपूर्ति बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार और देश के फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ दिनों में जरूरी दवाइयों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया है। बाहर से भी दवाइयां मंगवाई जा रही हैं। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है।
देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएगा। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। और फिर सभी किसान साथियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त पीएम ने जारी की। उसके बाद किसानों को संबोधित भी कर रहे थे। कोविड से कैसे बचना है और सभी को साथ मिलकर कैसे चलना है, इसी को लेकर वो अपनी बात रख भी रहे थे। वो कह रहे थे कि 2 गज की दूरी प्रोटोकॉल जो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, हर आम खास के लिए प्रोटोकॉल की पालना ज़रूरी है और इसी से कोविड की चेन को कम से कम तोड़ा जा सकता है। चुनौतीपूर्ण हालात ज़रूर हैं हिंदुस्तान में, लेकिन सब मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं तो इन हालातों से भी हम बाहर निकल कर आएंगे योद्धा की तरह। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी की। किसानों को बड़ी राहत। पीएम ने साफ तौर से कहा कि जो छोटे किसान हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। साफ तौर से गांव देहातों में जहां लोग लगातार नजरें केंद्र सरकार की तरफ गढ़ाए हुए हैं, उनके लिए राहत वाली खबर यह है कि उनको 8वीं किश्त जारी कर दी गई है। और दूसरी वेब में कोविड के हालात भयानक गाँव में बने हुए हैं। ग्रामीणों की स्थिति बेहद खराब है और इसीलिए भी कहा गया कि गाँव में सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। सीमित संसाधन है, उस संसाधन में हमको खुद को स्वस्थ कैसे रखना है, कोरोना से कैसे बचाना है, इसको लेकर भी पीएम ने सभी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोविड संकट में सरकार का प्रबंधन क्या है, ये आपको बताते हैं। बंगाल चुनाव के बाद सरकार ने सभी कार्यक्रम स्थगित किए। कोविड संकट में सरकार का प्रबंधन है कि बंगाल चुनाव के बाद आपने देखा सरकार ने सभी कार्यक्रम स्थगित किए। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर सभी जनप्रतिनिधि घरों में ही मौजूद हैं। हालांकि बंगाल हिंसा को लेकर राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी जरूर है, जबकि यूपीए में संकट में भी सक्रिय रहते थे मंत्री समूह। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रबंधन ही एक तरीके से सरकार का, जितने भी मंत्री हैं वो घर पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि घर पर मौजूद हैं और कोविड की चेन तोड़ने में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। कोविड प्रबंधन के बाद संघ में कुछ चेहरों की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। कोविड प्रबंधन जिस तरीके से हो रहा है उसके बाद संघ के भीतर कुछ चेहरों की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था नितिन गडकरी का नाम। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार नितिन गडकरी के नाम को लेकर कहते रहते हैं। गडकरी की छवि बेहतर कामकाज और प्रबंधन करने वाले नेता की है। गडकरी जैसे नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारने की कवायद है और सरकार के कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है कोविड प्रबंधन में। ऐसी भी खबर है कि सरकार के कुछ चेहरे हैं जिनको कोविड प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है, जिसकी दरकार भी इस वक्त है। ईद मुबारक। हमेशा की तरह ईद उल फितर एक आशा का संदेश लेकर आया। माह रमजान में रोजे रखकर इबादत का दौर पूरा हुआ। अब रहमत की बारिश होगी, घर घर दिल मिलेंगे, महकेगी सेवइयों और खीर की खुशबू। और लेकिन लॉकडाउन से नहीं देखने को मिलेगा दावतों का दौर। इस बार ईद कुछ अलग है, लॉकडाउन है और इसी वजह से दावतों का दौर नहीं देखने को मिलेगा। रामगंज, शास्त्री नगर समेत मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रौनक जरूर है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बच्चों को ईदी भी दी जाएगी। इस्लामिक विद्वानों ने घर पर ही नमाज अदा करने की अपील सभी से की है। मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं सभी से, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, इस्लामिक विद्वानों ने ये अपील की है कि कोविड है इसलिए आपको घर पर रहकर ही ईद का त्योहार सेलिब्रेट करना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत राज्यपाल ने मुबारकबाद दी है ईद की। कोरोना के बाद बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के बाद कोरोना की स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल हो सकता है, ऐसी खबर है। मंत्रियों की कार्य कुशलता बनेगी बदलाव का आधार। जो मंत्रियों ने काम किया होगा उनका जो फीडबैक होगा उसी आधार पर बदलाव किया जाएगा, तब्दीली होगी, ऐसी खबर है। बड़ा बदलाव यूपी, एमपी, बिहार कोटे के मंत्रियों को लेकर। राजस्थान कोटे के मंत्री भी बदले जा सकते हैं, ऐसी खबर है। और प्रभावी चेहरों को मिलेगी फेरबदल में जगह। प्रभावी जो भी चेहरे होंगे अलग अलग राज्यों में
उनको जगह मिलेगी, फेरबदल में उनको तवज्जो दी जाएगी। बड़े मंत्रालय बदले जा सकते हैं, नए गवर्नर बनाए जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। बड़े मंत्रालय जो हैं उनमें भी तब्दीली हो सकती है, साथ में नए गवर्नर भी बनाए जा सकते हैं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में बड़े चेंज देखने को मिल सकते हैं। कोविड की स्थिति जब सामान्य हो जाएगी उसके बाद, लेकिन कोविड की स्थिति कब सामान्य होगी, इससे कब पार पाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। उसके बाद के जो संकेत मिल रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में कुछ फेरबदल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कोविड के बाद। सोशल मीडिया पर हिट हुआ कुलदीप रांका के देसी इलाज। सोशल मीडिया पर जो हिट हुए हैं कुलदीप रांका के देसी इलाज वो आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रमुख सचिव हैं कुलदीप रांका। हाल ही में कोरोना संक्रमण से उबरे हैं कुलदीप और सीएम के साथ एक वीसी में अपने संस्मरण को उन्होंने बताया था एलोपैथी के बजाय प्राकृतिक देसी इलाज किया रांका ने। उसके बारे में ब्रीफ भी किया था, जानकारी भी दी थी। डॉक्टर सुधीर भंडारी के कहने पर भी नहीं करवाई सिटी स्कैन। अब रांका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा वीडियो और हर कोई कर रहा रांका के इस कदम की तारीफ। कोरोना संक्रमित का मनोबल भी बढ़ा है इस वीडियो के जरिए, इस वीडियो के माध्यम से। रांका और उनकी पत्नी भी प्राकृतिक इलाज से हुए बिल्कुल स्वस्थ और एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है रांका की तरफ से, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। आखिर कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत, ये बड़ा सवाल है। कोविड के बीच में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल डीजल की। आखिर कहां पर ब्रेक लगेगा, कहां जाकर रुकेगी पेट्रोल डीजल की कीमत, बड़ा सवाल। चुनावी चुप्पी के बाद फिर सुरसा के मुंह की तरह खुला तेल कंपनियों का मुंह। 11 दिन में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 2 रुपए 37 पैसे महंगा हुआ। कोरोना संकट के दौर में आम आदमी को डसने लगी है तेल की कीमतें। आम आदमी बेहद परेशान है। एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी। कीमतें $71 प्रति बैरल से गिरकर $63 पर आ गई हैं और इसके बावजूद भी तेल की कीमतें कम नहीं हो रही। बावजूद इसके देश में तेल कंपनियां खेल रही आम आदमी के साथ। आज पेट्रोल 98 रुपए 77 पैसे तो डीजल 91 रुपए 57 पैसे के उच्चतम स्तर पर है। तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य, निर्माण, अन्य जरूरी वस्तुएं भी महंगी हुई हैं। केंद्र और राज्य सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी को भी नहीं है तैयार। हालांकि राज्य सरकार पिछले दिनों आपको याद होगा वैट में 2% की कमी कर चुकी है, जो कि नाकाफी साबित हो रही है बढ़ती महंगाई के सामने। और जल्द ही केंद्र ने कदम नहीं उठाया तो पेट्रोल छू लेगा 100 का आंकड़ा। ये सभी के लिए चिंता का सबब हो सकती है। कोविड के दौर में केंद्र को कदम उठाने की आवश्यकता है। आम आदमी लगातार ये गुहार केंद्र सरकार से लगा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी सी कमी बहुत जरूरी है। राजस्थान रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। 23 कलश पूरे होने पर एक कलश के साथ अभी 2 यात्रियों का है प्रावधान। सरकार ने 50% यात्रियों के साथ ही बस संचालित करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में अब 11 कलश और 22 यात्री ही जा सकते हैं हरिद्वार। रोडवेज प्रबंधन ने बाकी यात्रियों के पुनर्भरण के लिए मांगी राशि। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं यूपी परिवहन विभाग की दूसरे प्रदेश से आने वाली बसों पर भी रोक है। ऐसे में हरिद्वार नहीं जा पा रही हैं रोडवेज की बसें। यूपी सरकार से बात कर बसों को संचालित की अनुमति दिलाने का प्रस्ताव दिया गया है। लगातार इसकी कोशिश की जा रही है कि यूपी सरकार से अनुमति मिल जाए। अक्षय तृतीया का अबूझ 8:15 नहीं बजेंगी शहनाइयां। 90% शादियां कैंसिल हो गई हैं। अक्षय तृतीया का मौका आज है, अबूझ 7:15, लेकिन शहनाइयां नहीं बजेंगी। कोविड की वजह से 90% शादियां कैंसिल हो गई हैं। करीब 2500 करोड़ का वेडिंग कारोबार इससे प्रभावित हुआ। जयपुर जिला प्रशासन को मिली 350 शादियों की सूचना। प्रदेश भर में 50,000 से अधिक शादियां स्थगित हो गई है सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। करीब 10,000 से अधिक मैरिज गार्डन की बुकिंग निरस्त कर दी गई है। होटल्स, रिजॉर्ट कारोबारियों को भी बुकिंग निरस्त होने से झटका लगा है। कोरोना की कड़ी पाबंदियां और संक्रमण के खतरे के बावजूद बाल विवाह की स्थिति। पिछले साल राजस्थान में 48 बच्चियों को बालिका वधू बनने से रोका गया और 525 से ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। 18 बाल विवाह के सर्वाधिक केस सामने आए भीलवाड़ा में और साथ ही 5,584 बाल विवाह रोकथाम के लिए मंत्रालय की चाइल्ड लाइन पर कॉल दर्ज किए गए हैं और 17 जिले ऐसे जहां पर बाल विवाह की भनक प्रशासन को नहीं लगी। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, चिंता का विषय है कि बाल विवाह को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छिपे लोग बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स पर सवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच करवानी चाहिए
कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद कैसे हो गई। ये सीएम कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर एक जांच बैठानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए कि ऐसे डिफेक्टिव जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी खरीद कैसे हो पाई। भारत सरकार ने प्रदेश को पीएम केयर फंड से 1900 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए थे। इन वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से कई वेंटिलेटर्स में तकनीकी खामियां हैं, तकनीकी कमियां हैं, जिनकी वजह से उन्हें इस्तेमाल करना रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने बताया कि इन वेंटिलेटर्स में प्रेशर ड्रॉप की समस्या है, जो कि एक गंभीर समस्या है। इससे मरीजों को दिक्कत हो सकती है। 102 घंटे लगातार काम करने के बाद ये वेंटिलेटर बंद हो जाते हैं। इनमें PiO2 में अचानक कमी, ऑक्सीजन सेंसर और कंप्रेसर के फेल होने की परेशानी है। और 5 अप्रैल को ओपन वीसी से हुई कोविड समीक्षा बैठक में इन वेंटिलेटर्स की समस्या को उठाया गया था। मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर लखन पोसवाल ने भी इन वेंटिलेटर्स की समस्या को उठाया था। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात में भी इन वेंटिलेटर्स में अलग अलग समस्याएं मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं। इन वेंटिलेटर्स की समस्या से अवगत करवाने और इनको जल्द से जल्द ठीक करवाने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 2 पत्र सचिव स्तर पर और 1 पत्र मंत्री स्तर पर भारत सरकार को लिखे गए, जिससे इन्हें ठीक करवाया जा सके। राजस्थान में सभी वेंटिलेटर्स की मेंटेनेंस के लिए कंपनी ने 11 मेंबर्स भेजने की बात कही थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 लोग ही कार्य कर रहे हैं। ये शिकायत पर वेंटिलेटर्स को ठीक करने गए, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे डॉक्टर असंतुष्ट हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच करवानी चाहिए कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद आखिर कैसे हुई। इससे रोगियों को खतरा हो सकता है, इनसे रोगियों की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सोचना होगा। कोविड वैक्सीन की ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर गहलोत ने केंद्र को नसीहत दी है। कोविड वैक्सीन की ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर गहलोत ने केंद्र को नसीहत दी। 11 राज्यों के कोविड वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडरिंग पर केंद्र को नसीहत दी गई है। देश में वैक्सीन की कमी से अब तक 11 राज्य वैक्सीन खरीदने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं और इससे राज्यों को अलग अलग कीमत पर वैक्सीन मिलेगी। अच्छा ये होता कि भारत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती एवं राज्यों को योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाती है, क्योंकि संपूर्ण वैक्सीनेशन से ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है, ये सीएम कह रहे हैं। सीएम गहलोत ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि राजस्थान समेत देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आना बहुत चिंताजनक है। और ऐसी जानकारी मिली है कि ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है और भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेकर इसकी रोकथाम के लिए रिसर्च करवानी चाहिए। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम और इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन जैसे इंफोटिसिरीन की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए, जिससे इसकी कमी ना हो और मरीजों को बचाया जा सके। और इसी के साथ ही न्यूज प्लस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।